एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बायोलॉजिक पे। आज अपन यहाँ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 12th बायोलॉजी के सिलेबस से है अपना एंजाइम के अपने इस चैप्टर के अंतर्गत अपन एंजाइम की परिभाषा है, उनकी खोज है, संरचना है, कार्य करने की जो कार्य प्रणाली है वो है, कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसके अलावा उनका नामकरण, वर्गीकरण, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन एंड डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी परिभाषा, खोज और संरचना के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन, यानी कि एंजाइम कहते किसे हैं। जनरली आपने देखा होगा केमिस्ट्री की रिएक्शंस वगैरह आप पढ़ते हैं तो उसमें सपोज कीजिए किसी एक एक्स अभिकारक और वाई अभिकारक को जब मिलाते हैं तो मान लीजिए सपोज कीजिए बनता है जेड, और इस एक्स और वाई 1 ग्राम एक्स 1 ग्राम वाई को मिलाने पे 10 मिनट में 2 ग्राम जेड का निर्माण होता है, यानी कि जो उत्पाद हुआ वो जेड हुआ। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, अगर सपोज कीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिया या कोई सपोज कीजिए कोई ए नामक कोई रासायनिक पदार्थ डाल दिया, तो यहाँ ये 1-1 ग्राम जो एक्स वाई थे जो 10 मिनट में जाकर के 2 ग्राम बना रहे थे, वो अब यहाँ 5 मिनट में ही जेड के 2 ग्राम का निर्माण कर देते हैं। जहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा में टेम्परेचर बढ़ाया या जो एक अतिरिक्त मात्रा में जो रासायनिक पदार्थ ए मिलाया, वो सपोज कीजिए यहाँ पर अभिक्रिया में कोई भाग नहीं लेता, अर्थात अभिक्रिया की जो दर है उसने उसको बढ़ा दी, तो यहाँ उसको नाम दिया जाता है उत्प्रेरक। यहाँ उसको क्या नाम देते हैं, उत्प्रेरक। जबकि एंजाइम के बारे में अगर अपन बात करें तो एंजाइम की परिभाषा में हम लिखते हैं जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले उत्प्रेरकीय और प्रोटीनी प्रकृति के पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में संपन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को नियमित करते हैं, अर्थात अधिकांश स्थितियों में उनकी दर को बढ़ा देते हैं। ऐसे जो उत्प्रेरकीय प्रोटीनी प्रकृति के पदार्थ हैं वो कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक शब्द या बायोकैटालिस्ट शब्द इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि इनका सीधा सीधा संबंध होता है केवल किनसे, जीवित कोशिकाओं से। मृत कोशिकाओं में इनकी जो स्थिति है वो इस प्रकार की देखने को। बात करते हैं इनकी डिस्कवरी यानी कि खोज की। तो खोज की अगर अपन बात करें तो वैज्ञानिक हुए हैं बुकनर। इन्होंने सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट एंजाइम के तौर पे एक एंजाइम खोजा जिसका नाम रखा गया जाइमेज। क्या नाम रखा गया, जाइमेज। और ये इन्होंने खोजा था यीस्ट कोशिकाओं में। किसमें खोजा था, यीस्ट कोशिकाओं में। इसके पश्चात नाम आता है वैज्ञानिक का कुहने। कुहने जो वैज्ञानिक थे इन्होंने नाम शब्द से पहले नाम दिया एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम को यदि अपन तोड़ करके इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो NEN जो है शब्द वो इन, और ZYME जाइम, इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है यीस्ट, यानी कि यीस्ट में खोजा गया। तो एंजाइम शब्द के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, कुहने। और यीस्ट में जाइमेज एंजाइम खोजने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है, बुकनर। इसके बाद में एक और अन्य वैज्ञानिक जिसका नाम आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, उनका नाम है समनर या सुमनर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। पूरा नाम है JB समनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक एंजाइम है जिसका नाम है यूरिएज, जो कि अपन ने पढ़ा था खनिज पोषक तत्वों के अंतर्गत कि यूरिएज एंजाइम के घटक निकिल के रूप में 17वां खनिज पोषक तत्व खोजा गया है। उसी को याद रख करके आपको याद रखना है। JB समनर ने यूरिएज नामक एंजाइम को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किस रूप में प्राप्त किया, क्रिस्टलीकृत अवस्था में प्राप्त किया। और क्रिस्टलीकृत अवस्था में प्राप्त करने की प्रोसेस के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब बात करते हैं संरचना यानी कि एंजाइम की स्ट्रक्चर। तो संरचना के आधार पर एंजाइम होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए गए हैं, 2 प्रकार के। एक सरल एंजाइम और दूसरे संयुग्मित एंजाइम। सरल या सिंपल एंजाइम जो हैं वो ओनली प्रोटीन यानी कि केवल और केवल किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से। अर्थात सरल एंजाइमों का निर्माण केवल और केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और इसके लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि पेप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। ये सभी एंजाइम अपने पाचन तंत्र से संबंधित हैं, यानी कि पाचक एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं। तो इनके बारे में अपन जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब इनके कार्य वगैरह भी पढ़ेंगे, कहाँ से स्रावित होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन से पार्ट में, डाइजेस्टिव पार्ट में जाकर के किस प्रकार से पाचन की क्रिया को संपादित करते हैं, ये सब चीज़ें अपन वहाँ पढ़ेंगे।
इसके अलावा एक आते हैं संयुग्मित एंजाइम, जिनको आप अंग्रेजी में लिख सकते हो कॉन्जुगेटेड एंजाइम, और इनके लिए एक अन्य एंजाइम या एक अन्य शब्द काम में लिया जाता है जिसमें इनको कहा जाता है होलो एंजाइम। क्या कहते हैं इनको? होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम में वास्तव में एक तो होता है प्रोटीनी भाग यानी कि प्रोटीन पार्ट, और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, अर्थात प्रोटीनी भाग जो कि इनकी तरह सरल एंजाइमों की तरह जो कि केवल और केवल प्रोटीन से बना हुआ रहता है, एक पार्ट वो होता है। एक होता है अप्रोटीनी भाग, अर्थात प्रोटीनी पार्ट के साथ जुड़ा हुआ अप्रोटीनी भाग। अब अप्रोटीनी भाग में 3 चीजें शामिल की जाती हैं। नंबर 1 कोएंजाइम, नंबर 2 सहकारक या कोफैक्टर, और नंबर 3 आपका हो जाएगा इसमें प्रोस्थेटिक समूह है। क्या नाम हो जाएगा? प्रोस्थेटिक समूह है। होलो एंजाइम या संयुग्मित एंजाइम, प्रोटीनी भाग जो कि प्योरली किससे बना हुआ रहता है? प्रोटीन से, जो कि ज़्यादातर एंजाइम्स में काम आता है। और जो अप्रोटीनी भाग है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 कोएंजाइम, नंबर 2 सहकारक, और नंबर 3 प्रोस्थेटिक समूह। अब बात आती है अप्रोटीनी भाग की। तो अप्रोटीनी भाग के लिए 2 चीज़ें काम में ली जा सकती हैं। या तो ये होता है ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, या तो ये कार्बनिक होगा, और या फिर कैसा होगा? इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक। अगर कार्बनिक घटक होता है तब उसको कहा जाता है कोएंजाइम, तब उसको अपन क्या कहते हैं? कोएंजाइम। अब अगर कोएंजाइम की अगर अपन बात करें तो कोएंजाइम जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है विभिन्न प्रकार के, NAD है, विभिन्न प्रकार के जो विटामिन्स वगैरह हैं वो हैं, FAD है, ये सारे के सारे कोएंजाइम्स के अंतर्गत आते हैं। अब मेन जो बात है ये कि ये प्रोटीनी भाग के साथ, यानी कि जो अप्रोटीनी भाग है कोएंजाइम है, कार्बनिक पदार्थ है जो प्रोटीन से बना हुआ नहीं है, वो प्रोटीनी भाग के साथ लूजली यानी कि ढीले ढीले बंधे हुए रहते हैं, और इनको डायलिसिस की प्रोसेस के द्वारा प्रोटीनी भाग से सेपरेट किया जा सकता है। अब आता है सहकारक, यानी कि जो अकार्बनिक होते हैं, यानी कि जो अकार्बनिक होते हैं वो कहलाते हैं सहकारक। इसमें मैग्नीशियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अर्थात बहुत सारे ऐसे खनिज पोषक तत्व जो कि एंजाइम के सक्रिय कारक के रूप में काम करते हैं। पीछे अपन ने खनिज पोषक तत्व वाले पार्ट में पढ़ा है। तो इस प्रकार के ये भी लूजली बाइंड होते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें DNA पॉलीमरेज, उसके लिए सहकारक के रूप में काम करता है मैग्नीशियम। और भी बहुत सारे एंजाइम हैं जिनके लिए ये सहकारक के रूप में काम करते हैं और लूजली बाइंड होते हैं। जबकि अकार्बनिक घटकों में ही कुछ ऐसे होते हैं जो टाइटली यानी कि हाईली टाइटली बाइंड होते हैं, यानी कि जटिल रूप से या दृढ़ रूप से जुड़े हुए रहते हैं, और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रक्रिया के द्वारा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एंजाइम है, पीछे अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है, उसके लिए जो प्रोस्थेटिक समूह है वो होता है मोलिब्डेनम। इसी प्रकार से एक एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेज, इसके लिए जो है वो जिंक है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं जिनके लिए कुछ जो खनिज पोषक तत्व हैं, आयन हैं, वो प्रोस्थेटिक समूह के रूप में उनके साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जिनको किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उनसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ एंजाइम की स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। एक होते हैं सरल एंजाइम जो प्योरली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, एक होते हैं संयुग्मित एंजाइम जिनका दूसरा नाम है आपका होलो एंजाइम, जिसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है। अब अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कार्बनिक है तो कोएंजाइम, अगर इनऑर्गेनिक है तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, सहकारक और प्रोस्थेटिक समूह। अगर ढीले रूप में व्यवस्थित हैं जो कि हट सकते हैं, जिनको किसी भी एक पर्टिकुलर डायलिसिस की प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो तो सहकारक कहलाएंगे। और यदि वही अकार्बनिक आयन या घटक अगर नहीं हट पाते हैं या दृढ़ता के साथ जुड़े हुए रहते हैं प्रोटीनी भाग से, जिनको हटाया नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या कहा जाता है? प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। अब जो प्रोस्थेटिक समूह है ये किसी भी प्रकार से अप्रोटीनी भाग के रूप में जब किसी एंजाइम के साथ जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं तो ये उनको नहीं हटा पाते हैं। तो अगले वीडियो में अपन
स्ट्रक्चर के बाद में अगर बात करें तो अगले वीडियो में अपन इनके विशेषताओं की बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर और एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जैसे कि एंजाइम कोलोइडी प्रकृति के होते हैं, एंजाइम का साइज़ बहुत बड़ा होता है, एंजाइम पर्टिकुलर एक विशिष्टता दर्शाते हैं, एंजाइम का जो आणविक भार है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार की जो इनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, और साथ ही अपन एंजाइम रिएक्शन यानी कि मोड ऑफ एक्शन जो है इनका, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।